बात को ये लोग पहले मैं अनाउंस कर रहा हूँ, उसके बाद आप सब पीछे सिंघवी जी फौजिया जी सबको बुला रहे हैं, एक मिनट पहले बोल के। नमस्कार साथियों, अभी सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी आपसे हिंदी और इंग्लिश में मुखातिब होंगे। उसके बाद मनोज झा साहब आपसे मुखातिब होंगे और उसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य जी होंगे और अंत में हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट राजेश राम जी आपसे मुखातिब होंगे। मैं डॉक्टर सिंघवी से आग्रह करूंगा एक बार ऐसा है, आप शांत रहें, समय बहुत लेट हो गया है, विलम्ब हो गया है, आप लोगों का समय भी समय निकल रहा है, हम लोग आराम से सुन लीजिए, बीच में बोलेंगे तो विलम्ब और हो जाएगा। मैं हिंदी में बोलूँगा पहले, फिर अंग्रेजी में बोलूँगा, उसके बाद हमारे बाकी मित्र बोलेंगे और फिर बाद में देखेंगे क्या करते हैं। तैयार, रेडी है? तैयार, शुरू करें? हाँ दोस्तों, हमारा 11 पार्टी का डेलीगेशन विस्तृत रूप से लगभग 3 घंटे 5 सवा 5 के बाद से लेके अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। लगभग 20 लोग साथ गए थे 11 पार्टियों से। पहले जो मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे को पहुंचने से पहले एक उससे संबंधित मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वो उठा था, हमने उस पर भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशंस लेके आया हूँ, ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है, 11 पार्टी हैं तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज़्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेंगी। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएंगे। अब हम आते हैं जो मुख्य मुद्दा है जिसके बारे में हम गए थे, जिस पे लगभग 2.5-3 घंटे से वार्तालाप चल रहा है। सभी लोग बोले, मैं सिर्फ बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। पहला बिंदु जो हमने रखा वो ये था कि 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं, कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि SIR की आवश्यकता है तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर-जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना जुलाई दिया है इस बड़े भारी भरकम काम के लिए। 7.25 करोड़ इलेक्टर्स के विषय में 1 महीने का एन्यूमरेशन है। उसके बाद जो भी कुछ चीज़ें करनी हैं, चुनौतियां देनी हैं,
ठीक ठाक करना है, उसके लिए 2-3 महीने और हैं। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 1 वर्ष बाद राष्ट्रीय चुनाव था, 1 वर्ष 12 महीने बाद। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 2 वर्ष बाद असेंबली का चुनाव था। इस बार आपके पास मात्र महीना 1.5 महीना है, ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज़ के लिए आप आधार मांगते हैं, हर चीज़ के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भाग दौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज लेने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है, चुनाव गणतंत्र का आधार है, और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। इन सब के ऊपर विचार करना, समय निकालना, कंसल्टेशन करना, लोगों से बातचीत करना जो बहुत ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, आवश्यक थी। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था, आपने प्रकाशित किया एक SSR एक अलग चीज़ होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने SIR जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य, घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में, कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे BLOs को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया SIR का, कहीं नाम नहीं लिया SIR का। तो ये अचानक कब निर्णय लिया जून के अंत में कि हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पूरा SIR कर डालेंगे? 8 करोड़, जो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है इस विषय में, उत्तर प्रदेश के बाद। और हमने अंत की अपनी बात उच्चतम न्यायालय के वो निर्णय साइट करके, रीड करके, बताकर उनको कि उसके अंतर्गत इस प्रकार से वंचित होना इलेक्टोरल रोल से बहुत भयानक और अत्यंत गंभीर हैरेसमेंट होता है। और उच्चतम न्यायालय ने 1995 और कई अन्य निर्णयों में कहा है कि ये नहीं होने देना चाहिए चुनाव आयोग के विषय में। Friends, there is a lot more to say, but I will summarize it in English and then I'll ask my colleagues to add. Before we could come to the main issue, we had to take up a subsidiary issue, which was most unfortunate, a vital, related but subsidiary issue. And that was that we found, to our astonishment, all of us have come here for the last many decades repeatedly as individual parties, as collective multi-party delegations. I myself must have led more than 50 delegations here. We are 11 parties. We were a total of only 18 persons of 11 parties. But 2 things we have objected to inside as preliminary issues, and we have therefore gone in under protest and signed the attendance under protest. One is a requirement communicated to us suddenly in the last 2 days that only the heads of the political parties, namely the chairman or the head or the president of the party, alone should attend or can attend. This is unheard of, unthinkable. It will render the dialogue between political parties and a constitutional body like the Election Commission absolutely impossible, non-feasible. It has never happened in the last so many years we've been coming here.
The second was, we believe, a rather pedantic, a very sterile insistence on 2 persons per party. This has no legal basis, no legal sanction. But even if you were to assume that there are 2 persons per party, today we had 11 parties or 10 parties. 2 will mean 22 or 20. We were only 18. Yet because many had only 1 per party, Congress had 3 or 4. My senior colleagues Jairam Ramesh, Pawan Kheda, Akhilesh ji from Bihar, and we were talking of Bihar, sat out for 3.5 hours or 3 hours. This is most unfortunate. We have had other election commissions, other election commissioners, other delegations. It never happened. We have requested them to work out a system whereby this does not recur. It makes us feel bad, and I don't think that bitterness should be allowed to happen. On the merits, we raised several issues. I'll only very quickly itemize them, give you a thumbnail sketch. Firstly, we asked, the last revision was in 2003. For 22 years, more than 4 or 5 Bihar elections have happened. Were all those elections faulty? Were all those elections hugely imperfect? Were all those elections without an SIR of this kind happening after 22 years? Completely unreliable elections? Second, those elections which were held in 2000, the SIR which was held in 2003 was held 1 year before the National Lok Sabha elections, 12 months before. It was held 24 months, 2 years before the assembly elections. Today you are having in July a maximum period of 1 or 2 months for an electoral revision exercise of the second most largest electoral populated state in India, called Bihar. Roughly under 8 crore voters, slightly under 8 crore voters. You want to have it in 1.5 to 2 months. Actually in only 1 month, July, but if you count all the other things, maybe in 2 months. The third point we raised was that disenfranchisement, disempowerment is the worst attack on the basic structure of the Constitution. We gave universal adult suffrage in 1950, when countries, so-called advanced countries like USA and UK got it only in 1924 and 1928. We gave to all women, to all men, the same vote. Today every vote counts, even if you wrongfully delete or wrongfully add a single voter. It is creating a non-level playing field. That affects elections, that affects democracy. And elections and democracy are part of the basic structure. And you know, a basic structure has said that even a constitutional amendment is unconstitutional if it violates the basic structure. Now, why this can happen, very likely to happen, is very simple. You have jettisoned and abandoned what you have been using for last several decades, on which you have carried a crusade in the country, Aadhaar card, or a combination of Aadhaar and a ration card. This time you say that to establish residence, to establish identity on the electoral roll, unless you are on the electoral roll of 2003, all other names, that is 22 years ago, all other names have to produce a birth certificate. In one category, you have to produce the birth certificate of yourself and your father or mother. Now, how do you expect a very, very diverse profile of Bihar's voting population, the backward, the flood affected, the poor impoverished, the SC, ST, the unempowered, or even the migrant, to spend the next 2 months running from pillar to post to get the birth certificate of his own or the father or mother? It is easy to say that volunteers will help him. But if he does not get within the time limit this certificate, he loses his place on the electoral roll. We have said that upwards of 2.5 or 3 crore persons, let us assume the minimum figure of 2 crore people, may be disenfranchised by this exercise. Is this to be done in 2 months? Suddenly before the election?
We are not against it. It can be done with great caution, great care, great comprehensiveness and great time invested after this election, when you have 5 years for Bihar. Why choose this on the very cusp of the election? We also then asked the question, when did you think about this? You had a SSR, which is a summary revision in 2024 October you started it. You gave statements about educating voters, about educating political parties, about having training camps for BLOs, training camps for electoral officers. You said so in the published Election Commission statements of January, April and May, and finally in middle of June you gave a statement. Till middle of June, in all these statements you never mentioned a SIR. Not once. Suddenly you said so towards the end of June and gave 1.5 months. This is a vital part of fair and free elections, and you cannot spring this in this short a time for such a huge mammoth electoral exercise. We believe that migratory persons who have to travel for work, cannot be at the beck and call of the person who knocks on the door saying, please fill up the enumeration form. He does not have time. But he has been there on the electoral roll from 2003. He has voted in 4 elections or maybe 5 elections. And he will say suddenly, sir, sorry, this time you did not produce your own card, birth certificate card or your mother or father's, you are out. He will not have time to challenge in court. By the time he finds this out and goes to court, elections would have begun. The law is that when electoral process starts, challenges are not heard by courts. So this is a very serious thing. There are many other issues we have no time for, but the Election Commission, though it heard us, seems to be completely disinclined to accept our submissions. One of the main points they made, we pointed out, was not valid, and one of the main points made was that, or rather 2 or 3 main points I will discuss in less than 1 minute and finish. Point 1 said was that how can we listen to you or change our view because each of your same political parties has increased the BLO figures, the booth level agent figures, by hundreds after our announcement 7 days ago. I pointed out that there is no contradiction in this. You make a new rule, we have no option but to increase our booth level agents. But that does not mean that we can't ask the if question. That does not mean that we can't come and ask you to change the rule itself because the rule is wrong. Now today if you go ahead with the rule, I have no option but to increase my booth level agents. Another argument given was that because you made so many complaints about the validity of electoral rolls in Maharashtra, it was important to do the exercise in Bihar. Well, if you had to do the exercise because we complain, it doesn't mean we can't complain about Maharashtra. It means that you should wait and do an exercise which will give purity to Bihar after the elections, not in the last 2 months. You can't squeeze us all in time, and so on and so forth. I will ask my colleagues, 2 or 3 of them to speak, but we have had this. Mr. Manoj and Mr. Dipankar. Let Mr. Manoj speak. शुक्रिया साथियों, बड़े विस्तार से बड़े विस्तार से हमारे सीनियर लीडर अभिषेक जी ने बात रख दी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूँगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूँ, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे।
बेदखल करने में, उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज अपनी चिंताएं अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो, कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने कही। अब दीपांकर जी, हम चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति, आशंका और चिंताओं से अवगत कराने के लिए आए थे, और बिहार के लोगों को पता है कि इतना बड़ा डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलने गया है। इसलिए सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के मतदाताओं को मैं बता देना चाहूँगा कि चुनाव आयोग से मिलने के बाद, लंबी बातचीत के बाद, हमारी आशंका और बढ़ गई है, हमारी चिंताएं और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे किसी भी सवाल का कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हमें चुनाव आयोग से बिल्कुल नहीं मिला। जो मनोज जी ने अभी बताया कि चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि 20% लोग बिहार से बाहर माइग्रेट करते हैं, और चुनाव आयोग ने अब ये कहा कि चुनाव में वोट डालने के लिए आपको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो पलायन करके कमाने के लिए बाहर आने के लिए मजबूर हैं और वोट डालने के लिए चुनाव में जाते थे, बिहार में जाकर के वोट डालते थे, चुनाव आयोग की नज़र में वो बिहार के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है, और इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं रहना चाहिए। ये करीब करीब साफ चुनाव आयोग ने बताया, ये 20% का एक आंकड़ा दिया। हमने कहा कि बिहार के इतने सारे गरीब, उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये ज़मीन का सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं होगा। जो उनके पास हो सकता था वो है आधार कार्ड, वो उनके पास है उनका राशन कार्ड, उनके पास है जॉब कार्ड, उनके पास हो सकता है कुछ नौजवानों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इनके जो 2003 के बाद वाले जिनकी नागरिकता इनके नज़र में संदिग्ध है, ये साफ उन्होंने कहा कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, दे विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और 2003 के बाद जितने नाम चढ़ेंगे वो उनको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जितने हमारे नौजवान मतदाता हैं आज के दौर में, छात्र नौजवान जो रोजगार को लेकर सड़क में आते हैं, सवाल उठाते हैं, जो अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के सवाल पर, पलायन के खिलाफ, आज उनकी नागरिकता चुनाव आयोग के नज़र में संदिग्ध है और साबित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन तमाम लोगों को ये SIR के बहाने इसको एक सिटीजनशिप टेस्ट में धकेल दिया गया। हमने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि भी आपके घोषणा से बिहार के लोगों को नोटबंदी याद आ गई,
और बिहार के लोग पॉपुलरली इस SIR को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उसका बहुत छोटा सा नाम लोगों ने दिया है, ये वोटबंदी है। ये वोटबंदी है बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास वो कागजात नहीं होते हैं, जिन कागजात के आधार पर अब चुनाव आयोग एलिजिबिलिटी तय करना चाहता है। इसलिए हम आपसे कहने के लिए बाध्य हैं कि हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। अब मोदी जी ने जैसे कहा था कि 1 साल के बाद कृषि कानून को वापस लेते हुए कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो हमें मोदी जी को ही एक तरह से कह देंगे कि भाई हमारी तपस्या में शायद कोई कमी है, बिहार के लोगों की तपस्या में कमी है कि चुनाव आयोग को हम लोग एक छोटी सी बात समझा नहीं पाए कि 1 महीने में, जुलाई महीने के अंदर, बरसात के महीने में 8 करोड़ मतदाताओं के पास आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। वो प्रवासी मजदूर जिनको आप कह रहे हैं कि उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट दिखाना होगा, वो नहीं दिखा सकते हैं। और इसका सीधा मतलब होगा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो जाएंगे तो उनका पूरा इस लोकतंत्र में पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात हम चुनाव आयोग को समझा नहीं पाए, लेकिन अब चुनाव आयोग पर है, चुनाव आयोग क्या सोचता है आने वाले दिन में। लेकिन बिहार के मतदाताओं को हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि आपके वोट डालने का अधिकार, जो सबसे बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में, वो आज खतरे में है। आपका वोट, आपके वोट डालने का अधिकार खतरे में है। इससे बड़ा संविधान और लोकतंत्र पर हमला आज तक हमने न कभी सोचा था, न कभी हमने देखा है, जो आज हमारे सामने आ गया है। तो बिहार के लोग जरूर इस पर गौर करेंगे, और बिहार ने जो कहा है कि हमें ये वोटबंदी मंजूर नहीं है और मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा हम हर कीमत पर करेंगे, तो बिल्कुल एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। ये चुनाव आयोग से मिलने के बाद हमें और ज़्यादा इस मामले में भरोसा हो गया कि आंदोलन के बगैर ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। राजेश जी। सम्मानित सभी लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में आगामी जो है बिहार विधानसभा का चुनाव, और ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव के बीच में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो है मात्र 25 दिन के तुगलकी फरमान जारी करके बिहार के लोगों के साथ वोट देने के लिए वंचित करने का काम किया है, उसके लिए हम लोग बिहार से और हमारे सभी नेतागण इंडिया गठबंधन के अवगत कराने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ देख करके काफ़ी आश्चर्य हुआ, और देख करके ये आश्चर्य हो रहा था कि अंदर हमारी बातों को, डेलीगेशन को सुनने के लिए भी नहीं तैयार था। हम लोग आधा घंटा 45 मिनट डेलीगेशन अंदर जाने के लिए हम संघर्ष करते रहे। तो इसलिए उसी समय मुझे ये जो है महसूस हो रहा था कि शायद अंदर जाकर के हम बिहार के मतदाताओं के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए हुए संविधान में अधिकार है, जो हर व्यक्ति को एक वोट देना है, उनके अधिकार छीने जाएंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, केवल वो अपनी बातें समझा रहे थे कि जो है इसको फॉर्म कैसे भरना है, कितना दिन में प्रक्रिया पूरा करना है। लेकिन जब हमने कहा कि अभी जो है 18 जून को मानसून ब्रेक करने के बाद बिहार के दिहाड़ी मजदूर के सुखाड़ वाले एरिया, चूँकि वहाँ बिहार जो है 2 परिक्षेत्र में वहाँ बटा हुआ है प्राकृतिक रूप से, पहला उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में जो है ये प्रकृति पर जो है निर्भर कृषि होती है। वहाँ के लोग पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट में मानसूनी सत्र में आ करके वो अपना बुआई करने आते हैं। तो आप 25 दिन में आज से जोड़े तो मात्र 20 दिन होता है, और उस 20 दिन में वो दिहाड़ी करने वाले लोग के घर पर जब आपके BLA जाएंगे और जो आपके कर्मचारी जाएंगे वो नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था? पहली तो मैंने ये कहा। दूसरा जो है ये बातें है कि जब प्राकृतिक आपदा में अभी बाढ़ आने वाली है, सभी नदियाँ उफान पर जो है शुरू हो गई है, तो वैसे हालत में उत्तरी बिहार के जो लोग हैं 70 से 90% लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, और उनकी
जो प्रभाव से जो पानी जब जाते हैं उनके कटाव से उनकी प्रकृति जहाँ रहते हैं उनकी प्रकृति घर भी कट जाते हैं और बाद में वो बाढ़ के पानी घटते हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी मकानों का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं तो वैसे लोग कैसे आप प्रूफ करेंगे? ज़मीन के डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं इस पर आपको जो है उनको एग्जम्पशन करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन द्वारा किसी भी पॉजिटिव सवाल के जवाब नहीं मिले, इसलिए आने वाला समय में जो बिहार के जो 8 करोड़ हमारे मतदाता हैं वो 8 करोड़ मतदाता में से जैसा कि उनकी बातों से ये सहमत में आया है कि ये 20% पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि 20% वोटर को हम वोट देने से वंचित करेंगे। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, खास करके बिहार में इंडिया गठबंधन के लोग, हम एक चुनौती ये समझते हैं और वोटरों को मताधिकार के अधिकार के लिए हम लोग रक्षा करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको अपना प्रोग्राम दिखाया